नमस्कार दोस्तों। जेएलओ परीक्षा के प्रश्नों को हम देख रहे थे। इसी सिलसिले में देख लेते हैं एविडेंस एक्ट से आए प्रश्नों को। देखिए, अंक 50 हैं और कुल 150 प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। 27 दिसंबर 2019 को ही परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, इसको हम अगर देखें तो पहले हमें क्या याद रखनी चाहिए। आपको ब्लू बॉल पॉइंट साफ साफ लिखा है कि ब्लू बॉल पॉइंट से ही भरना है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और 1/3 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत सामान्य स्तर के आते हैं, लेकिन इसी में एक्यूरेसी का रोल है, क्योंकि कट ऑफ इसकी अच्छी खासी ऊपर रहती है। देखिए, पहला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता, यानी कि अब देखिए एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछा है, तो 65A और 65B दोनों हैं। अगर अकेले 65B ऑप्शन में होता तो हम इसको टिक करते, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये जुड़ी कब थी ये भी पूछ लेता है। तो आईटी एक्ट का जो अमेंडमेंट था हमारा, आईटी एक्ट 2000, उसके माध्यम से ये दोनों सेक्शन जुड़े थे, तो ये भी हमें याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जो हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट यानी लोक दस्तावेज, लोक अभिलेख नहीं है। अब देखिए, इसमें जो वसीयत है वो नहीं है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा ही है। पब्लिक 74 में है और प्राइवेट जो है 75 में दिया हुआ है। वसीयत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों विकल्प आपको मिल सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। वसीयत यानी विल और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो दोनों ही लोक दस्तावेज नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय स्वयं किसी व्यक्ति के हस्तलेख की तुलना कर सकता है। न्यायालय स्वयं बोल रहा है, एक्सपर्ट एविडेंस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो न्यायालय धारा 73 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। देखिए, 74, 75 तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दी क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। चौथा प्रश्न जो हमारा है कि लोक अभिलेख को साबित किया जा सकता है, तो प्रमाणित प्रतिलिपियों द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1। अब अगला प्रश्न देखिए, सेकेंडरी एविडेंस यानी द्वितीयक साक्ष्य में क्या सम्मिलित है। द्वितीयक साक्ष्य में क्या सम्मिलित है? मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियाँ, मूल से मिलान की या तुलना की गई प्रतिलिपियाँ, ये सभी। तो सेक्शन 63 जो हमारा है वो सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है, द्वितीयक साक्ष्य की बात करता है, ठीक है ना। यानी 63 में हमारा सेकेंडरी एविडेंस है और 62 में हमारा प्राइमरी एविडेंस है। इस चीज़ को तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और सेकेंडरी एविडेंस 63 में उसमें पूरी एक लिस्ट दे दिया है, ठीक है। अब छठवां प्रश्न देखिए, कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकता है। देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर, हस्ताक्षर नहीं डिजिटल हस्ताक्षर, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि जो 90 के ए में दिया है, 90A में जो दिया है 5 वर्ष। और यही बात जब केवल सिग्नेचर के बारे में आएगी डॉक्यूमेंट के सेक्शन 90 में, तो यही 30 साल हो जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर डिजिटल सिग्नेचर की जगह पे केवल सिग्नेचर दिया होता तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होता 30 साल हो जाता, लेकिन डिजिटल पूछा है तो इसका उत्तर 5 साल हो जाएगा। सेक्शन 90A हमने पहले ही बात कर ली है। 7वां प्रश्न, का एक घोड़ा खा को बेचता है और मौखिक वारंटी देता है। खा को का इन शब्दों को लिख कर एक कागज़ देता है। का से रुपये 1000 में घोड़ा खरीदा, ठीक है। खा मौखिक गारंटी साबित कर सकेगा या साक्ष्य ग्राह्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसकी एडमिसिबिलिटी है। अब देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन किया गया है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 101। 102 जब भी शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो आपको 102 लगाना है। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सबूत का भार धारा 101 में परिभाषित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, क पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट की है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट तक किस पर होगा। जाहिर सी बात है क पर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न क्या है, खा उस भूमि। 11वां प्रश्न है भारतीय साक्ष्य। देखिए, खा 10वां प्रश्न देख रहे थे हम। खा पर का उस भूमि के लिए वाद लाता है जो खा के कब्जे में है और जिसके बारे में का जोर देकर कहता है कि वह खा के पिता गा की विल द्वारा का को दी गई थी। सबूत का भार किस पर होगा। यहाँ पर भी स्पष्ट उत्तर है, सबूत का भार का पर ही होगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जो कहता है उसे साबित करना पड़ता है। आपराधिक परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो यही नियम सामान्य नियम है। 11वां प्रश्न देखिए,
भारतीय शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक करार से संबंधित प्रावधान किए गए? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अमूमन गलत होते हैं। सेक्शन 85 और 85 के जो ABC हैं उससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। यहाँ एक याद रखिएगा, 85 से बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है मुख्तारनामा, ठीक है ना, मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी की बात हम जब कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अलग हो गया क्योंकि 85 में है। अब ए पे आइए, ठीक है ना, 85A यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉनिक करार से संबंधित प्रावधान, जो इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो 85A होगा। लेकिन 85 का B और 85 के C को समझ लेते हैं। और 85 का C में जो दिया है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। 85C देखिए ऑप्शन में नहीं है, लेकिन C से सर्टिफिकेट याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आया है और इसको गलत मत कीजिएगा। C से सर्टिफिकेट 85 के C में है। अब बचा B, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट C में है उसी तरह से 85 के जो B में हमारा है वहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आप आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। ए में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक करार संबंधित प्रावधान दिए हैं। बी में हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सिग्नेचर की बात है। और सी में सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, सी में सर्टिफिकेट है। इस चीज़ को याद रखिएगा और इसको एक बार लिख लीजिए आप, 85 ABC को लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा से संबंधित है। ये तो ठीक है। अब देखिए ऐसी उपधारणा क्या होगी, तो ये मे प्रोज्यूम होती है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन 2। अब 113A जो है उसमें 1983 में पहली बार तो ये ऐड हुई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1983 का सन आपको याद रहना चाहिए। और 7 साल विदिन 7 ईयर ऑफ मैरिज का इसमें शर्त लगी है। अगर ऐसी आत्महत्या के दुष्प्रेरण की जो बात है वो 7 साल के अंदर की है तो ये काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत निम्नलिखित किन मामलों में न्यायालय उपधारणा कर सकता है। अब देखिए 114 के हर इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट को जो अधिकार दिया गया है कि किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व को उपधारणा कर सकता है, यानी कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है जिसकी न्यायालय उपधारणा कर सकता है धारा 114 के अंतर्गत। तो पहला कह रहा है कि चुराए हुए माल पर जिस व्यक्ति का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है, ठीक है। सह अपराधी विश्वसनीयता अयोग्य है जब तक कि तात्विक दृष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती, यानी कि अगर मटेरियल जो पर्टिकुलर्स हैं उससे कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है तब तक उसको जो है उसकी क्रेडिट को जो है अनवर्दी माना जाएगा, ठीक है ना। न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किए गए हैं इसके लिए, यानी कि सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो 114 का इलस्ट्रेशन आप जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A की बात कर रहा है। 114A के अंतर्गत बलात्कार के मामलों में सम्मति ना होने के बारे में क्या अवधारणा होगी कि सम्मति नहीं थी, ठीक है ना, और ये शैल प्रिज्यूम होगी। याद रखिएगा ये शैल प्रिज्यूम होगी और ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन भी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अखंडनीय उदाहरण नहीं है, शैल प्रिज्यूम विद रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। अब देखिए 15वां प्रश्न यह कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना, जिन्हें उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता। सबूत का भार किस पर होगा। अब जाहिर सी बात है जो व्यक्ति पुष्टि कर रहा है उसी पर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न और बनते हैं। यहाँ पर देखिए जीवित है बोल रहा है और यहाँ बोला मर गया, तो जीने की उपधारणा और मरने की उपधारणा से प्रश्न बनते हैं। जीवित होने की बात कहाँ की गई है, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवल, ये किया गया है 107 में। 107 में तो प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवल की बात जब की गई है तो वहाँ पे 30 साल का वो संदर्भ है, उसको एक बार आप पढ़िएगा, ठीक ना। और 108 में जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे 7 साल है, 7 ईयर, और यहाँ पे है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, 7 साल से नहीं सुना तो मर गया है, और 130 साल में वाला में जीवित वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा।
आप 107 108 पढ़िए, 30 साल और 7 साल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। सर्वाइवलशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ है और डेथ का कॉन्सेप्ट कहाँ है, इन दोनों प्रिजम्पशन पे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। 16वां प्रश्न देखिए, 7 अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी है। तो देखिए इसी समझिए, जब सक्षम साक्षी की बात आती है ना, कहता है कि सारे सक्षम साक्षी हैं, जो लेकिन 2 कंडीशन देता है, जो कोई भी समझने में, जो कोर्ट में जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो समझने में सक्षम है और ऐसे उत्तर देने में अक्षम नहीं है, यानी प्रश्न को समझने में सक्षम है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम बाय कोर्ट, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, नॉट इनकेपेबल ऑफ गिविंग आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस पुट टू देम, ठीक है ना। और क्यों इनकेपेबल नहीं है भाई, टेंडर एज का कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि उसकी जो आयु है बालक की ऐसी है कि समझने में असमर्थ है, अल्पवय आयु है, या एक्सट्रीम ओल्ड एज है, ठीक है, या फिर कोई अन्य कॉज है, या फिर कोई जिसे कहते हैं ना कोई डिजीज़ है। अब कोई डिजीज़, कोई भी रोग, ये मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, यानी कि डिजीज़ ऑफ बॉडी और डिजीज़ ऑफ माइंड, दोनों कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, एक पागल जो पूछे गए प्रश्नों को समझने में समर्थ है। हमने कहा ना, जो कोई भी कैपेबल है क्वेश्चंस जो उसे पूछे जा रहे हैं उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है ना, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम, वो सक्षम हो जाएगा। स्पष्टीकरण जब आप पढ़ते हैं धारा 118 का, उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ये बात स्पष्ट तौर पर वहाँ कही गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर पागल है तो उस दौरान जब वो ये इस प्रश्न को समझने में सक्षम है, ठीक है ना, पागल के लिए ल्यूनेटिक वर्ड आया है, इडियट शब्द नहीं होता, जड़ बुद्धि अलग चीज़ हो जाती है, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण में स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं होगा जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने में या उसका युक्ति संगत उत्तर देने में असमर्थ ना हो, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 17वां प्रश्न देखिए, अधिनियम की कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचना यानी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पति पत्नी कॉन्सेप्ट। तो पति पत्नी एक बराबर होते हैं, इसलिए 2 से याद कर लीजिए, ठीक है ना। 1 2 जो है वो पति पत्नी यानी कि वैवाहिक स्थिति की बात कर रहा है। 123 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में कॉन्सेप्ट है सैलिस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स, लोकहित की विधि सर्वोच्च होती है, यानी लोकहित सर्वोच्च विधि है, वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ। ये कॉन्सेप्ट 123 में दिया है, ये भी प्रश्न आता है। और याद रखिएगा ये सिसरो का सिद्धांत है, हालांकि कहीं पूछा नहीं किसने दिया था, इससे बस यही पूछता है कि 123 में क्या दिया हुआ है। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाली कॉन्सेप्ट को भी हमें 124 में समझना है, और 123 में जो अफेयर ऑफ स्टेट की कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। तो इन दोनों के अलावा 125 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें फिलहाल क्या देखना है, 123 में क्या है, सैलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स, लोकहित सर्वोच्च विधि है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और यहाँ विवाहिक की स्थिति पूछा था, इसका आंसर 122 हो जाएगा। अब देखिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, यानी कि ऑफिशियल के लिए भी शब्द आता है और प्रोफेशनल के लिए भी आता है, तो इन दोनों की कन्फ्यूज़न से भी हमें बचना है। 124 ऑफिशियल यानी कि शासकीय संसूचनाएँ, और प्रोफेशनल का हो जाता है वृत्तिक संसूचनाएँ। तो 124 और 126 के अंतर को भी जो है आप समझ के चलिएगा, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। 18वां प्रश्न देखते हैं, क्या कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध से संबंधित सूचना प्राप्त करने के स्रोत को प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? जी नहीं, यही तो हम पढ़ रहे थे। तो बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत संरक्षित है। 19वां प्रश्न देखिए, का एक पक्षकार अपने वकील खां से कहता है कि मैंने गा की हत्या की है, मैं चाहता हूं कि आप मेरा बचाव करें। क्या वकील खां उपरोक्त संसूचना को न्यायालय में प्रकट कर सकता है? जी नहीं, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। भारतीय शासन अधिनियम की धारा में विबंध को परिभाषित किया गया है? तो धारा 115। अब विबंध के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हमेशा आते हैं, लीडिंग केस तो पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का ही हो गया, तो वो हमें नहीं भूलना है। इसके अलावा पूछ देता है कई बार कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं, और शरद चंद्र डे गोपाल चंद्र लाह का केस जो है, इस तरह से एक शुगर मिल का भी केस है, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमें याद रहने ही चाहिए। और काइंड ऑफ स्टॉपेल के प्रकार कैसे, स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख द्वारा, डीड के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि विलेख के द्वारा, और आचरण यानी कंडक्ट के द्वारा, ठीक है ना। स्टॉपेल बाय विल नहीं होता है, इच्छा वाला जो कॉन्सेप्ट स्टॉपेल बाय विल वो कहीं नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एलिमिनेशन में दे देता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, 7 अधिनियम की किस धारा में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा तथा पुनः परीक्षा को परिभाषित किया गया है। देखिए यहाँ पर एक समझिएगा, परिभाषित कहाँ किया गया ये पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। क्या पूछ रहा है, कहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन डिफाइन किए हैं। तो 137 हो जाएगा। और 135 और 138 दोनों हमारे ऑर्डर संबंधित है, यानी क्रम क्या होगा। तो 135 तो ये कहता है कि जो साक्षियों का जो पेशकरण है और उनकी परीक्षा क्रम क्या होगा, तो वो सीपीसी और सीआरपीसी जैसा कि उस समय की जो विधि होगी, जो भी विनियमित करेगी उसके अनुसार होगा। 138 हमारा कहता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, परिभाषित 137 कर रहा है, ठीक है ना, री एग्जामिनेशन को, चीफ को, क्रॉस को उसी ऑर्डर में परिभाषित कर रहा है। लेकिन ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन पहले मुख्य परीक्षा होगी, फिर प्रति परीक्षा होगी, फिर पुनर्परीक्षा होगी। ये ऑर्डर परीक्षाओं का क्रम क्या होगा, ये धारा 138 बात करती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। अब इसी के साथ 22वां प्रश्न देख लेते हैं, किसी साक्षी की परीक्षा, प्रति परीक्षा के पश्चात उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये पुनः परीक्षा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, 7 अधिनियम की धारा 138 के अनुसार परीक्षा क्रम क्या होगा। हमने बताया ना, परीक्षा क्रम ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन 138 में दिया है। तो पहले हो जाएगी मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस, देन री एग्जामिनेशन। 28-23 का पहला। 24वां प्रश्न देखिए, किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षी अपेक्षित होंगे। भाई साहब, एक काफ़ी है 100 के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए। एविडेंस इज़ टू बी वेड एंड नॉट टू बी नंबर्ड। यानी कि अगर साक्ष्य जो दी एविडेंस, उसकी हम क्वांटिटी नहीं देखेंगे, संख्या नहीं देखेंगे, उसके हम गुण को देखेंगे, उसकी क्वालिटी को देखेंगे। यही बात 134 कह रही है, ठीक है ना। तो यानी कोई निश्चित संख्या नहीं है, कहा है नो पर्टिकुलर नंबर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। 134 में साक्ष्य तौला जाए ना कि गिना जाए का कॉन्सेप्ट धारा 134 एविडेंस एक्ट में दिया है। अगला प्रश्न देखिए 25वां, 7 अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है। लीडिंग क्वेश्चन, देखिए लीडिंग क्वेश्चन 141 में है। अब देखिए लीडिंग क्वेश्चन 141 में है, 142 में बोल देता है कि कब नहीं पूछेंगे और कब लीडिंग क्वेश्चन को पूछना सही नहीं होगा, यानी कब नहीं पूछा जा सकता। और 143 कहता है कि कब पूछना सही है। तो लीडिंग क्वेश्चन व्हेन मस्ट नॉट बी आस्क्ड और व्हेन आस्क्ड, ये सारे कॉन्सेप्ट जो इसी में दिए हैं। तो इस आधार पर हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम 25 के बाद के प्रश्नों में मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।